Hi, my dear students. A very good evening to all of you. Am I audible and visible to you? Am I audible, visible? मुझे एक बारी जल्दी से बता देंगे कि मेरी आवाज आ रही है, मुझे सुन सकते हैं. एक thumbs up दे दो या फिर you can put it down in the comments box. Audible, visible. वेट कर. हाँ, ओके.
Hi everybody, a very good evening to all my dear students. Am I audible and visible to you? Audible, visible, जल्दी एक बारी बता देंगे. Excellent, great. चलिए, okay. I hope आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे. I am Chaksha Gupta and I will be teaching you criminal law basically. ठीक है. क्रिमिनल लॉ के अलावा हमारे पास में 2 माइनर्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस पूरे शेड्यूल में. Whenever we talk about criminal law तो हम क्रिमिनल लॉ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक है हमारा सीआरपीसी, दूसरा है हमारा सीपीसी एंड तीसरा हमारा रहता है एविडेंस. इन तीनों को ही हम कवर करने वाले हैं. हमारा सब्सटैंशियल पोर्शन एंड हमारा जो प्रोसीजरल पार्ट है, इन दोनों को ही हम होलसम मैनर में कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड आई रियली होप कि ऑडियो और वीडियो में कोई भी इशू ना हो. इज इट ऑल गुड टू गो? एक बारी जल्दी से मुझे थम्स अप दे देंगे इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू. ठीक है, चलिए. ओके, लेट अस बिगिन विद टुडेज क्लास, जहां पर हम सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है. जब भी मैं बात करती हूँ क्रिमिनल लॉ के बारे में तो वो कहता है, हमें ऐसा कॉन्डक्ट बताता है जो आपने नहीं करना है और इसी के साथ में वो पनिशमेंट्स भी बताता है. क्रिमिनल लॉ हमें बनाने की नीड क्या पड़ी? 1857 में इंडिया में एक बहुत बड़ा क्रांति जो है वो चल गई. क्रांति स्टार्ट होने के बाद में जब 1857 की रिवोल्ट हुई तो ब्रिटिश को ये फील हुआ कि यार कुछ तो चेंजेस हमें करने की जरूरत है. उस समय थॉमस मैकॉले को लेकर आते हैं और थॉमस मैकॉले हमारे लिए बनाता है क्या? कानून. ठीक है, और कानून जो है वो बनकर तैयार होता है. नाम आता है उसका इंडियन पीनल कोड विच इज आईपीसी ऑफ 1860. 1860 में जब हमारे पास आईपीसी आती है तो आईपीसी जो है वो क्या करती है, वो हमें ये बताती है कि क्या क्या चीजें आपको अलाउड नहीं है और कौन कौन से पनिशमेंट्स ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे अगर आपने वो काम किया जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि मना है और आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, मैम, डीपीपी अगर आपके पास में नहीं आया है कोई बात नहीं, आप आज वेट कर लो. अगर तब भी नहीं आता है तो मुझे बता देना. आई विल मेक श्योर कि आपको मिल जाएगा टाइम से डीपीपी. ठीक है. कल का डीपीपी जिसको भी नहीं मिला है मैं आपको अश्योरेंस दे रही हूँ. मैं भी आपको क्लास के बाद में बात करके और आपको बता दूंगी कि क्यों नहीं आया वो डीपीपी. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर, रॉन्ग डूअर्स को मना करना और हम सबके इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ 2 तरीके के होते हैं. एक है हमारा सब्सटैंटिव लॉ जो कि हमें एक्चुअली में ये बताता है कि हम लोगों के पास में कौन कौन से अधिकार हैं. एंड उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसीजरल लॉ और प्रोसीजरल लॉ में हम डिस्कस करते हैं वो सारा प्रोसीजर कि अगर मैंने किसी भी इंसान को पकड़ लिया, अगर मैंने किसी भी इंसान को अरेस्ट कर लिया तो कैसे, अगर उसे बेल मिलनी है तो कैसे, अगर उसको हमें पनिशमेंट देनी है तो कैसे. ये सारी चीजें जो हैं वो हमें कहां से पता चलती है? प्रोसीजरल लॉ से पता चलती है. अब हम इंडियन क्रिमिनल लॉ के जब सोर्सेस की बात करते हैं तो इनिशियली हमारे पास क्या सोर्स थे? इंडियन पीनल कोड था जो मैंने अभी आपको बताया. इंडियन पीनल कोड जो है वो चलता था प्रोसीजर के हिसाब से विच वाज सीआरपीसी ऑफ 1973. इससे पहले 1898 का सीआरपीसी था हमारे पास. उसके बाद सीआरपीसी 1973 का आ गया था जिससे हमारा सारा क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर जो है वो चलता रहता था. इसके बाद हमने बात करी एविडेंस एक्ट की कि अगर आपको प्रूव देना है, अगर आपको कोई भी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं? एविडेंस एक्ट को लेते हैं. इसके अलावा टाइम एंड अगेन काफी बार जो है हमें जरूरत रहती है कुछ स्पेशल तरीके के एक्ट्स की, जैसे हमने पढ़ा एनडीपीएस के बारे में, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, या पॉक्सो हो गया जहां पे हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया. ये वो स्पेशल लेजिस्लेशंस हैं जो कि इंडियन क्रिमिनल लॉ में हेल्पफुल साबित रहते हैं. अब
हमारे को ये समझना है कि आईपीसी में क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको पता है ऑफेंसेस को हमने वेरियस कैटेगरीज में बांटा हुआ है, और जब मैं क्रिमिनल लॉ की बात करती हूं तो क्रिमिनल लॉ में हमारा क्लासिफिकेशन हो रखा है ऑफेंसेस का, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। इन क्लासिफिकेशंस को हम डिटेल में जब भी हम क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर पढ़ेंगे तब डिटेल में इन सबको डिस्कस करेंगे हम। अब जब भी मैं आईपीसी की बात करती हूं तो पूरा आईपीसी एक बेसिक प्रिजम्पशन पे चलता है कि कोई भी एक्टस रियस और मेंस रियस साथ में मिलकर होगा तो वो एक ऑफेंस बनेगा ही बनेगा। क्या मतलब है, हमारे पास में एक अजम्पशन है दैट एक्टस रियस प्लस मेंस रिया gives us an offense। अब व्हाट इज एक्टस रियस? एक्टस रियस का मतलब है कोई भी ऐसा फिजिकल एक्ट या ओमिशन जो कि लॉ मना करता है, और इसी के साथ में हम मेंस रिया की बात करते हैं विच इज अ गिल्टी माइंड या इंटेंशन बिहाइंड अ गिल्टी एक्ट। ठीक है, तो जब भी मैं किसी गलत सोच के साथ में कुछ गलत काम करती हूं तो उसको हम बोलते हैं मेंस रिया एंड एक्टस रियस। इसी के साथ में हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर कुछ ऐसे ऑफेंसेस और सिचुएशंस जहां पर हमें मेंस रिया की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वी डू नॉट रिक्वायर कि आपने कुछ गलत सोचा और फिर कुछ गलत काम किया हो। अगर आप गलत काम में फंस गए तो वहीं फंस के रह जाओगे। दैट इज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक एग्जाम्पल अगर हमें सोचना हो, सो व्हाट वुड बी द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल वुड बी रेप। मान लो रेप का ऑफेंस हो रहा है, तो रेप का ऑफेंस जो है, कोई इंसान अगर रेप कर देता है किसी लड़की का, तो क्या वहां पर हम बैठ के ये सोचेंगे कि यार इसने रेप कर दिया तो शायद उसने सोचा नहीं होगा या शायद उससे गलती से हो गया होगा? Would you give him that benefit? You will not give him that benefit. Why? क्योंकि यहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस होता है रेप, और वहां पर बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है कि आप मेंजरिया कंसिडर करो। इसी के साथ में हमारा क्रिमिनल लॉ एक प्रिजम्पशन के ऊपर वर्क करता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कहता है कि कोई भी अक्यूज्ड है उसको तब तक हम इनोसेंट मानेंगे, तब तक हम निर्दोष मानेंगे जब तक उसकी दोष सिद्धि नहीं हो जाती, जब तक ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो जाता कि इसी इंसान ने गलत काम किया है। तो ये चीज जो है ये हमारे पास में आती है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आवर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। इतनी बात सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Anshika, a mix of both would be required. Yes, it is clear to everybody. Great. चलिए आगे देखते हैं, हम बात करते हैं व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। जब भी मैं क्राइम की स्टेजेस की बात करती हूं तो यहां पर दो स्टेजेस हैं जो कि क्राइम के रहते हैं, सॉरी 4 स्टेजेस हैं जो क्राइम के रहते हैं, जिनमें से 2 स्टेजेस ऐसे हैं जिनमें हमेशा पनिशमेंट मिलती है। बाकी 2 स्टेजेस जो हैं वो हम कहां पर बात करते हैं वो भी हम देखते हैं। शिवम अभी थोड़ा सा वेट करो, यू विल गेट टू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट अस सी। स्टेजेस ऑफ क्राइम में सबसे पहली स्टेज आती है इंटेंशन की, जहां तुमने कोई भी चीज की प्लानिंग करी। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सूर्यवंशम वाली खीर। जब भी मैं सूर्यवंशम वाली खीर की बात करती हूं, आई होप आपको पता हो कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूं। जब भी मैं सूर्यवंशम वाली खीर की बात करती हूँ तो सबसे पहले मेरी इंटेंशन आई कि हाँ भाई अच्छा मेरी क्लास में रोहित है, रोहित को तो मैं खीर खिला के, खीर में कुछ मिलाकर और फिर उसके बाद उसे खिलाऊंगी। मैंने इंटेंशन बनाई, मैंने एक दिमाग में प्लानिंग करी कि मैं कुछ गलत काम करने वाली हूं। उसके बाद मेरा सेकेंड स्टेप आता है प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन, खीर बनाने की प्रिपरेशन करूंगी। मैं क्या डालूंगी? मैं दूध डालूंगी, मैं चावल डालूंगी, मैं चीनी डालूंगी, मैं उसको उबालूंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट केसर और जहर,
ठीक है, वो सारी चीजें प्रिपेयर करना शुरू करूंगी, मैं सारा सामान जो है वो इकट्ठा करना शुरू करूंगी और खीर बनाने की प्रेपरेशन जो है वो मैं स्टार्ट करूंगी। इसके बाद आता है अटेम्प्ट की स्टेज। जब मैं अटेम्प्ट की स्टेज की बात करती हूं, मतलब मैं कोई डायरेक्ट एक्शन ले रही हूं टुवर्ड्स कमिटिंग द क्राइम, मतलब मैं कुछ एक्टिवली कर रही हूं जिससे क्राइम जो है वो कमिट हो रहा है। अटेम्प्ट की स्टेज हो जाएगी जब मैंने वो खीर निकाल के एक बोल में डाली और मैंने परोस दी उसके सामने कि ये लो खाओ रोहित, खीर खाओ, खुश रहो। ठीक है, अब जब मैंने यहां पर खीर सामने रख दी है और ऐसे सिचुएशन में अब हो सकता है रोहित खीर खाए, हो सकता है रोहित खीर ना खाए, मैंने अटेम्प्ट कर दिया है एंड द मोमेंट रोहित गल्प्स 1 स्पून ऑफ खीर, आई हैव कमिटेड माई ऑफेंस। तो 4 स्टेजेस ऑफ अ क्राइम क्या होते हैं? सबसे पहले इंटेंशन की स्टेज, फिर प्रेपरेशन, फिर अटेम्प्ट एंड फिर कमीशन। हमेशा याद रखना कि हमारी ये वाली दोनों स्टेजेस, द कमीशन स्टेज एंड द अटेम्प्ट स्टेज, ये दोनों क्या होती हैं? ये पनिशेबल रहती है। यहां पर बच्चों को, यहां पर लोगों को पनिशमेंट मिलती है। बट whenever we talk about preparation की स्टेज, ये रेयरली पनिशेबल होती है। कभी कभार यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है, हमेशा नहीं मिलती है। और ये इंटेंशन, सिर्फ बुरी नीयत रखना किसी चीज के लिए, ये क्राइम नहीं होता है। ठीक है, ये क्राइम जो है वो नहीं होता है। यार क्लास के बीच में मैं आपके डाउट्स पिकअप नहीं कर पाऊंगी, स्पेशली जो बहुत जेनरिक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मयंक मतलब होता है जहां पर यू डू नॉट नीड अ रॉन्गफुल एक्शन, जहां पर एक्टर सीरियस ही काफी है, रॉन्गफुल माइंड आपको नहीं चाहिए, मेंस रिया होना जरूरी नहीं होता। दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस, जैसे रेप एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है। यस नेहा, ठीक है, चलिए ओके। अब आते हैं, बात करते हैं एक मैक्सिम के बारे में। आई होप यू हैव स्टडीड अबाउट डॉक्ट्रीन, और ये डॉक्ट्रीन जो है ये बात करती है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया की। जब मैं बात कर रही हूं एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया, ये कहता है किसी भी एक्ट को क्रिमिनल होने के लिए, जेनरिक स्टेटमेंट है, किसी भी एक्ट को क्रिमिनल होने के लिए यहां पर एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या है कि अगर कोई भी एक्ट को मुझे कहना है क्रिमिनल, तो उसके लिए एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों होना चाहिए। अगर मैं कोई झूठ बात बोल रही हूँ या झूठे फैक्ट्स बता रही हूँ, ओनली देन अर्नब, अदरवाइज नो। ठीक है, चलिए अगला अब हमारे पास में आता है कि हम बात करते हैं कि हमारे पास में प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। जब भी मैं बात करती हूं हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज जो आता है, वहां पे हम बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। अभी तक हमने जो बेसिक एक्सप्लेनेशंस पढ़े, क्या वो सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ऑल राइट, गुड, ग्रेट। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू, और हम अब बात कर रहे हैं प्राइवेट डिफेंस के बारे में। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज प्राइवेट डिफेंस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ। हम ये कहते हैं कि कुछ सिचुएशंस, हमारा जनरल रूल क्या है, पहले जनरल रूल से स्टार्ट करते हैं। हमारा जनरल रूल ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया, अगर आपने कोई भी गलत काम किया, तो हमारा जनरल रूल कहता है कि आपको सजा मिलेगी, आपको हम पनिश करेंगे। बट हमारे एक एक्सेप्शनल रूल है जो कहता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, ऐसी सिचुएशंस जहां पर आपने क्राइम अगर कर भी दिया, अगर आपने यहां पर कोई भी ऑफेंस कर दिया, तो भी यहां पर आपको सजा नहीं मिलने वाली है। और कोई सजा क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि आप इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आते हो। ये कुछ स्पेशल हमारे पास में क्या है, सर्कमस्टेंसेस रहने वाले हैं। आओ देखते हैं क्या है वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जिनमें हम कोई भी सजा नहीं देने वाले हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस जो है दिस इज डिफरेंट दैन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस में क्या फर्क होता है इसको समझते हैं। जब मैं बात करती हूँ प्राइवेट डिफेंस के बारे में तो ये डिवाइडेड है दो तरीके की प्रोटेक्शंस के साथ में। ये कहता है कि अगर मैं प्राइवेट डिफेंस किसी को भी देना चाहती हूँ तो प्राइवेट डिफेंस कहता है कि हम सेल्फ या फिर किसी और की प्रोटेक्शन जो है वो कर सकते हैं। और सेल्फ में भी हमारे पास में आता है कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप की प्रॉपर्टी को और अपनी बॉडी को। ऐसे ही दूसरे की भी प्रॉपर्टी एंड बॉडी दोनों प्रोटेक्ट हो सकती है। तो सेल्फ में हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी और हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो जाएगी। दूसरे की भी आप बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो और दूसरे की भी आप प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो जब भी हम बात करते हैं किसकी, प्राइवेट डिफेंस की। तो दिस इज प्राइवेट डिफेंस कि मुझे अगर प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे अगर प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को, किसी और के शरीर को या किसी और की प्रॉपर्टी को, तो वो सब पॉसिबल है कहां पर, प्राइवेट डिफेंस के अंदर। अब प्राइवेट डिफेंस में हम कहते हैं अगर वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए और विद इन लीगल लिमिट्स किया जा रहा है तो उसको हम जस्टिफाइड कह देते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, जस्टिफाइड होगा। कौन एक्सरसाइज कर सकता है प्राइवेट डिफेंस? तो जब भी मैं बात करती हूं प्राइवेट डिफेंस की तो हम अपनी बॉडी के लिए कर सकते हैं, दूसरे इंसान के लिए कर सकते हैं और प्रॉपर्टी के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस। तो हम कहते हैं कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, किसी और को डिफेंड कर सकते हो। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है तब भी वो इसलिए होता है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप सेल्फिश ना रहो, आप अपना पब्लिक ऑर्डर जो है वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करो। और जब मैं प्राइवेट डिफेंस की बात करती हूं तो अगला सवाल आपके पास ये आएगा कि किसके खिलाफ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस। तो हम कहते हैं ये प्राइवेट डिफेंस सिर्फ किसी गलत काम के खिलाफ एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मान लो आपकी मम्मी आपको धो रही हैं पकड़ के, लेफ्ट एंड राइट वो आपको बैश कर रही हैं, तो क्या आप अपनी मम्मा के खिलाफ में प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो? यू कैन नॉट डू दैट। वाई? क्योंकि मम्मी कोई ऑफेंस नहीं कर रही ना तुम्हें मार के। तो इसीलिए याद रखना प्राइवेट डिफेंस सिर्फ तभी एक्सरसाइज हो सकता है जब कोई ऑफेंस हो रहा हो। अगर कोई ऑफेंस नहीं हो रहा तो आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर कोई इलीगल एक्ट है तो प्राइवेट डिफेंस रहेगा, बट अगर कोई इलीगल एक्ट नहीं है तो कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं रहने वाला है। अब इसी के साथ में आपको यह भी याद रखना है कहां कहां पे प्राइवेट डिफेंस नहीं आता है, कहां कहां पे प्राइवेट डिफेंस नहीं फॉल करेगा। तो इसमें हम कहते हैं कि अगर कोई भी लॉफुल एक्ट है पब्लिक सर्वेंट का, मतलब कोई पुलिस वाला तुम्हें अरेस्ट करने आ रहा है लीगली, ठीक है, कोई पुलिस वाला तुम्हें अरेस्ट करने आ रहा है और लीगली अरेस्ट करने आ रहा है, तो वहां पर प्राइवेट डिफेंस नहीं रहता है। अगर कोई भी एक्ट है जो अथॉरिटी ऑफ लॉ में हो रहा है, अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है मान लो एमसीडी के अंदर एक रूल है कि भाई आप अनऑथराइज्ड लोकेशंस पर अपना घर नहीं बना सकते। मान लो ये एक एरिया है जहां पर आपको कोई परमिशन नहीं मिली हुई घर बनाने की, तुमने कहा कि चलो यार कोई कुछ कहेगा तो है नहीं, घर बना देते हैं। यहां पर तुमने अपना घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब घर कंस्ट्रक्ट करने के बाद में एमसीडी आती है और कहती है ये ऐसे घर कैसे वो कर दिया, इसको तो हम तोड़ देंगे, ठीक है, बुलडोजर चला दो उसके ऊपर। अब क्या एमसीडी के पास में अथॉरिटी ऑफ लॉ है? क्योंकि एमसीडी एक्ट से बना हुआ है और यहां पर जो भी लोग काम करते हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो उन्हें तो प्रॉपर पावर मिली हुई है। अब ये नहीं है तुम घर के आगे आके खड़े हो जाओगे, नहीं मेरे घर को तोड़ना है तो पहले मुझे तोड़ दो, वो तुम्हें भी तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अगर एक्ट है जो कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के साथ किया जा रहा है तो वहां पर आपके पास में कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। और तीसरा आता है जहां आपके पास में टाइम है हेल्प लेने का। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको ये बताती हूं कि मान लो स्कूल में या कॉलेज में आपकी लड़ाई हो गई कि वो बाहर
टी स्टॉल पे मिली हो या वहां बाहर टी पॉइंट पर मिली हो मुझे, ठीक है, तो वहां पर लड़ाई करने से अच्छा है कि अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो, और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने के बाद बेशक तुम्हें कुछ टर्म्स के साथ बुलाया जाएगा, बट फिर भी तुम्हारे पास जहां हेल्प लेने का टाइम है वहां खुद हुड़ हुड़ दबंग मत बनो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो आप, यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस जो है ना, वो आप जो भी फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो वो नेसेसरी और रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने वो मीम देखा होगा कि अच्छी खासी बॉडी बनाकर गया था, सामने वाले ने बंदूक से उड़ा दिया, है ना, तो वही चीज है कि अगर मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, एक तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारा, तो ठीक है तुम 2 मार दो, 3 मार दो, या घूस से लात मार दो उसको, बट ये नहीं है कि चाकू निकाल के गला काट दिया तुमने उसका। अगर आप कोई भी फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो प्राइवेट डिफेंस के नाम पे, तो वो फोर्स जरूरी होनी चाहिए, नेसेसरी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, कि मतलब उतनी फोर्स की तो रिक्वायरमेंट थी ही, ठीक है, ज्यादा फोर्स की भी जरूरत नहीं है। मान लो तुमने घुमा के एक थप्पड़ दिया, बंदा दूर जाके पड़ा कहीं पे, तो अब फिर तुम्हें दूसरा थप्पड़ मारने की जरूरत है? भर के चांटा मारा तुमने किसी के, फिर तो जरूरत ही नहीं है ना बेटा। तो वही हम कहते हैं कि कोई भी फोर्स अगर आप यूज कर रहे हो तो वो नेसेसरी होनी चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए, और वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है। तो हम कहते हैं जब आपके पास में एक रीजनेबल फियर आता है, रीजनेबल फियर ऑफ डेंजर, जब आपको ये लगता है कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली अब तो हमारी लंका लगने ही वाली है, जब वो फीलिंग स्टार्ट होती है, और जब तक वो फीलिंग रहती है, जब तक वो डेंजर खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। मतलब कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी में घुसा चोरी करने के लिए, चोरी कर लिया और उसके बाद वो भाग रहा है, तब नहीं है कि तुम दुनाली लेकर शुरू हो जाओगे ठिशाओ ठिशाओ ठिशाओ, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि वो आया, उसका फियर तब स्टार्ट हो गया जब वो प्रॉपर्टी में घुसा, तुम्हारा फियर का एलिमेंट स्टार्ट हो गया। जब वो प्रॉपर्टी से जा रहा है तब डेंजर खत्म हो गया है। अब अगर तुम फायर कर रहे हो पीछे से उसके ऊपर, तो वो क्या है? रिटेलिएशन है, वो बदला है, वो अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं है, क्योंकि डिफेंस तो हो गया, अटैक ही खत्म हो गया, तो डिफेंस कहां से करोगे, ठीक है, तो वो यहां पर काउंट नहीं होता है। जैसे मान लो, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो तुम इस रास्ते से जा रहे हो और यहां पर ना कुछ डॉग्स ने तुम्हें घेर लिया एक दिन, तुमने कहा रुक जा बेटा कल आता हूं, ठीक है, तुम सबको बताऊंगा, ठीक है, तुम कल दोबारा इस रास्ते से आए और अब तुमने डॉग्स को एक लठ से मारा, तो बेटा क्या होगा? ये प्राइवेट डिफेंस है या ये रिटेलिएशन है? ये प्राइवेट डिफेंस तो डेफिनेटली नहीं है। तो इसी चीज को यहां पर समझाया जाता है कि जब आपका डेंजर का फियर शुरू हो और जब तक वो डेंजर रहे तब तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस है, उसके बाद प्राइवेट डिफेंस नहीं आता है, उसके बाद प्राइवेट डिफेंस यहां पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम कहते हैं कि कहीं कहीं पर ये प्राइवेट डिफेंस जो है वो इतनी आगे बढ़ जाता है जहां पर आपके पास में डेथ कॉज करने का भी चांस रहता है। अब ये वो सिचुएशंस हैं जहां पर कॉजिंग डेथ इज अलाउड, अगर आपको लगता है, एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है, ऐसा लग रहा है आपको, एक डर है आपको कि क्या हो जाएगा, आपकी खुद की डेथ हो जाएगी या फिर आपको ग्रीवियसली हर्ट हो जाएगा, कोई परमानेंट डैमेज हो जाएगा आपकी बॉडी में, या कोई रेप जैसी एक्टिविटी हो जाएगी, या किडनैपिंग हो जाएगी, या एसिड अटैक हो जाएगा, या अननेचुरल लस्ट जैसी सिचुएशन हो जाएगी, या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अभी ये सारे ही ऑफेंसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये वो 7 सिचुएशंस हैं जहां पर आप दूसरे इंसान की डेथ भी कॉज कर सकते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड कि भाई जहां आपको लग रहा है कि आपकी जान खतरे में है वहां दूसरे को मार सकते हो, जहां आपको लग रहा है कि आपके साथ रेप जैसी कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई एसिड फेंक सकता है, कोई आपको उठाकर लेके जा सकता है, कोई आपके साथ में इररिपेयरेबल डैमेज कर सकता है आपकी बॉडी के साथ में, ऐसी सिचुएशंस में आप दूसरे इंसान की डेथ भी कॉज कर सकते हो खुद को बचाने के लिए। और यहीं पर हम और इसको डिटेल में समझते हैं कि भाई जब हम अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं तब भी डेथ की सिचुएशन हो सकती है। अगर केस हो रॉबरी का, अगर केस हो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का, अगर आर्सन की बात हो, या फिर थेफ्ट हो, जहां पर डर हो थेफ्ट के साथ में,
चोट लगने का, डेथ होने का, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए आप दूसरे इंसान की डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर क्या है रॉबरी, क्या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, क्या आर्सन है, ये डिटेल में हम आगे समझने वाले हैं कि क्या होता है इन सारी चीजों को। अब हम कहते हैं कि मान लो कोई सामने वाला इंसान जो है वो दिमाग से थोड़ा सा खिसक गया है, या फिर कोई छोटा बच्चा है जो गन लेकर फिशक्याऊं 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 करने की एक्टिंग कर रहा है, तो बेटा क्या होगा, आर्सन होता है मिसचीफ बाय फायर। ठीक है, आर्सन इज मिसचीफ बाय फायर। ये जो हमने आर्सन पढ़ा, दिस इज मिसचीफ बाय फायर, कि अगर आप कोई भी मिसचीफ कर रहे हो आग के साथ में किसी और की प्रॉपर्टी पे या कोई लिविंग वेसल पे, तो वहां पर उसको हम आर्सन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा है या फिर कोई इनसेन पर्सन है, उसको अगर प्राइवेट डिफेंस यूज करना है तो क्या मिलेगा, हम कहेंगे यस, क्योंकि वहां पर अटैकर को मेंजरिया नहीं है, बट फिर भी हम यहां पर तुम्हें डिफेंड करने वाले इंसान को यह अधिकार देंगे कि तुम अपना अधिकार रखो। यू विल हैव द राइट दैट यू कैन यूज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर सामने से अटैक करने वाला कोई छोटा बच्चा हो या कोई इनसेन इंसान हो तब भी। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर हम कहते हैं कि मान लो कोई ऐसा हादसा हो गया जहां पर तुम्हें अपने आप को निकालना है, बट तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, एक भीड़ है और एक भीड़ में कुछ इनोसेंट लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें मारना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, क्या तुम भीड़ से बचोगे या उन इनोसेंट लोगों को के खिलाफ में प्राइवेट डिफेंस यूज करोगे। तो हम क्या कहते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको भीड़ के थ्रू भी जाना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहां पर हम कोई भी आपको गलत नहीं ठहराएंगे। अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करने का और कोई रास्ता नहीं है, बट भीड़ में मान लो आपको ग्रेनेड फेंकना पड़े या चलती बस में आपको बॉम्ब फेंकना पड़े अपने आप को बचाने के लिए, बस में कुछ टेररिस्ट हैं और कुछ आम आदमी हैं, तो वहां पर कुछ अगर टेररिस्ट के साथ आम लोगों को भी जान देनी पड़े तो हम आपको जिम्मेदार नहीं ठहराने वाले हैं। दिस इज प्राइवेट डिफेंस फॉर यू। क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ग्रेट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनरल डिफेंसेस अंडर आईपीसी। जब भी मैं आईपीसी की बात करती हूं तो ये कुछ कॉमन जनरल डिफेंसेस हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, देयर आर सम इमेजेस जो मैं लाई हूं, लास्ट में रेफर करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में आपको लगा कोई काम सही है, आपने कर दिया, बट एक्चुअली में वो काम जो है वो गलत निकला। अब ये मिस्टेक किसी फैक्ट की होनी चाहिए, लॉ की नहीं होनी चाहिए, और गुड फेथ में मिस्टेक होनी चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास में एक है टीना, एक है मीना। ये है टीना और ये है मीना। अब ये दोनों जो हैं ये बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के कपड़े बदल बदल के पहनती हैं, सारी चीजें साथ साथ में करती हैं। एक दिन पुलिस वाला आता है और वो आता है अरेस्ट करने के लिए टीना को। अब वो गांव में पूछता है तो गांव वाले भी कंफ्यूज हैं कि ये टीना है कि ये मीना है, या मीना है या टीना है, वो भी कंफ्यूज हैं। उसके बाद वो टीना को पकड़ लेते हैं, टीना की छानबीन करते हैं, वहां से निकलता है एक आधार कार्ड। आधार कार्ड की फोटो तो कभी मैच होती नहीं है किसी से असली में, तो आधार कार्ड देख के टीना मीना जैसी लगने लगी और उसको अरेस्ट करके ले गए। गलत इंसान को अरेस्ट कर लिया, बट पुलिस वाले ने गांव में पूछा, उसके आधार कार्ड चेक किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी उसको लगा कि हाँ यही इंसान है, उठा कर ले गए। अब बताओ क्या ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई या मिस्टेक ऑफ लॉ हुई? अ मिक्स ऑफ बोथ निधीश्वर। बताओ बताओ क्या हुई? इज इट मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट? कम ऑन, बी क्विक टू आंसर।
एक्सीलेंट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एंड क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो यहां पर कंप्लीट एक्सक्यूज मिल जाने वाला है। दूसरा, अगर कोई भी एक्ट जुडिशियल, अरे यार, अगर कोई भी एक्ट जुडिशियल कैपेसिटी में होती है और गुड फेथ में होता है तो वहां पर जुडिशरी में जजेस को और जजेस के ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन को हम सजा नहीं देते हैं। मान लीजिए हमारे पास में शिव है, ये बन जाते हैं मैजिस्ट्रेट, ठीक है, ही बिकम्स अ जज, ये ऑर्डर देते हैं, मैजिस्ट्रेट तो नहीं दे सकते डेथ पेनल्टी, सेशंस जज बन जाते हैं ये, ठीक है, और ये देते हैं क्या, डेथ पेनल्टी टू एन अक्यूज्ड। अब आप मुझे बताओ कि क्या शिव लाइबल रहेंगे कि हो आपने किसी का मर्डर कर दिया? अच्छा, एक और चीज बताओ, शिव जो है वो खुद जाके तो इंसान को लटकाएंगे नहीं, इन्होंने एक हैंगमैन रखा, जल्लाद जिसे हम कहते हैं, हैंगमैन जज साहब के ऑर्डर्स को फॉलो करके डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट करेगा। तो अब बताओ, क्या जल्लाद को आप सजा दोगे कि हो तुमने किसी को मार दिया? बताओ बताओ, एक्सक्यूज मी। वेरी गुड, दोनों में से कोई भी लायबल नहीं होगा, ना शिव लायबल होगा और ना ही हैंगमैन लायबल होगा, क्योंकि ये गुड फेथ में और जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। अगला हमारे पास में आता है, हम बात करते हैं एक्सीडेंट, कि अगर कोई काम लॉफुली आप कर रहे हो बिना क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के और आप सारा केयर एंड कॉशन के साथ कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ गलत हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एन एक्सीडेंट। मान लीजिए हम जो है वो रोड पर जा रहे हैं, एक रास्ते पे हमने अपनी सीट बेल्ट लगा रखी है, विद इन ड्राइविंग लिमिट्स ड्राइव कर रहे हैं, ना हमने हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हैं, हम सारी रोड सेफ्टी का सब कुछ हम फॉलो कर रहे हैं, सारे ट्रैफिक नियम हम फॉलो कर रहे हैं। अचानक से रमेश जो है वो रोड क्रॉस करने के लिए हाईवे के बीच में से भागता है। अब आप बताओ, अगर रमेश ठुक जाता है तो गलती किसकी, रमेश की या तुम्हारी? बस सोचने वाली बात है। तुम प्रॉपर सारा सिस्टम मान रहे हो, जो भी सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है सब कुछ मानकर चल रहे हो, कोई तुम्हारा क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, कोई तुम्हारा क्रिमिनल नॉलेज नहीं था, सब कुछ सही हो रहा था, केयर एंड कॉशन के साथ तुम सब कुछ कर रहे हो, फिर भी टूट जाता है, तो यहां पर उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट। वो क्या है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंट। अगला आते हैं, हम बात करते हैं एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, ये हम होता है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है कि अगर हमें बड़ा हार्म रोकने के लिए, एक बड़ा हार्म अवॉइड करने के लिए बिना क्रिमिनल इंटेंट के छोटा हार्म अगर करना पड़े, और वो हार्म करना जरूरी है कि मतलब उस सिचुएशन में कोई और होता तो वो भी शायद यही करता, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, कि एक बड़ा हार्म बचाने के लिए एक छोटा हार्म हमें करना पड़ा। ये एक लाइन से घर है, इस घर में अचानक से आग लग गई, ठीक है, अचानक से लायर लायर पैंट्स ऑन फायर की तरह हाउस ऑन फायर हो गया। अब यहां पर घर के लोगों को बचाने के लिए आपने इसका घर का दरवाजा और दीवार जो है वो गिरा दी, तो क्या है भाई, किसी का घर तोड़ना गलत बात होती है, बट यहां पर अगर तुमने घर का दरवाजा या दीवार तोड़ दी, क्यों, क्योंकि अंदर के लोगों को आपको बचाना था आग से, तो वो क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। सारे लोगों को हार्म करने से अच्छा है थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो हम झेल लेंगे, और ये रीजनेबल है, ऐसी सिचुएशन में फायरमैन भी यही करते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। अगला आते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इन्फेंसी के बारे में। हम कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा 7 साल से कम का है तो वहां पर कोई लायबिलिटी नहीं रहती है अगर उसने कोई भी गलत काम कर दिया। तो अगर 6 साल का बच्चा रिवॉल्वर लेके पापा की भाग लेता है और कहीं पर किसी को शूट कर देता है, तो क्या उस बच्चे की लायबिलिटी है? एब्सोल्युटली नॉट, वहां पर बच्चे की लायबिलिटी नहीं रहने वाली है। बट जब हम बात करते हैं कि कोई बच्चा अगर 7 से 12 साल का है, जैसे मैं इसमें एग्जांपल देती हूं कि दिल्ली में एक केस हुआ जहां पर एक 10 या 11 साल के बच्चे ने
आई थिंक 10 या 11 ईयर्स ओल्ड बॉय था, ही रेप्ड अ 9 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, अब यहां पर इस 11 साल के बच्चे को क्या आप सजा दोगे? क्या ये जो लड़का है, ही इज नॉट इवन अ मैन, ही इज अ बॉय एट बेस्ट, ठीक है, ये एक इनोसेंट चाइल्ड माना जाएगा? या फिर हम इसको देखेंगे कि इसकी मेंटल मैच्योरिटी कैसी है, मेंटली कितना डेवलपमेंट इसका हो रखा है कि ये समझ पा रहा था कि ये जो कर रहा है वो सही है, गलत है, या फिर वो नहीं समझ पा रहा था। ये सारी चीजें हम साइको एनालिसिस करवाते हैं उसका, हम उसकी मेंटल, फिजिकल, सर्कमस्टेंशियल ये सारी रिपोर्ट्स देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को हम सजा देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा, इसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन हमारे पास ये भी रहती है कि यहाँ पर मेंटल मैच्योरिटी 12 इयर्स के बाद का क्या होता है। तो ये पूरा प्रोसीडिंग्स जो 7 to 12 एंड 12 ऑनवर्ड्स है वो कहाँ रहता है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डील किया जाता है। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस के अकॉर्डिंगली सारी चीजें जो हैं वो चलेंगी और फिर हम फिगर आउट करेंगे कि बच्चे को सजा मिलनी है या नहीं मिलनी है। बट अगर 7 साल से कम का बच्चा है तो कोई सजा नहीं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर एग्जैक्ट 7 इयर्स का बच्चा है, मतलब आज ही इसका बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन ही इसने कुछ गलत काम कर दिया, तो बताओ ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? मतलब नो लायबिलिटी में या मेंटल मैच्योरिटी वाले में? एग्जैक्ट 7 इयर्स का बच्चा है, बताओ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल कुछ भी हो सकती है बेटा। वेरी गुड। मेंटल मैच्योरिटी वाले कैटेगरी में हम देखेंगे, ये वाला हमारा स्टैंडर्ड जो है वो फिट होगा, नॉट अंडर 7 इयर्स वाला। ठीक है, चलिए अगला है इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और हम कहते हैं जहां इंसान के अंदर ये पावर नहीं है समझने की कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको हम बोलते हैं इंसैनिटी। जब भी मैं इंसैनिटी की बात करती हूं, अगर मैं थोड़े अब शब्दों में बात करूं तो इंसेन मतलब होता है कोई इंसान जो पागल है दिमाग से, और सॉरी, और कोई भी इंसान अगर इंसेन है तो वहां पर हमारे पास दो तरीके की इंसैनिटी आती है। एक है हमारे पास में मेडिकल इंसैनिटी और दूसरा हमारे पास में रहती है लीगल इंसैनिटी। अब जब हम बात करते हैं मेडिकल इंसैनिटी की, तो मेडिकल टर्म्स में बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंसैनिटी के नाम पर आ जाती हैं। जैसे कि अगर आप मेडिकल इंसैनिटी में देखोगे तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, फॉर दैट मैटर क्लिनिकली डायग्नोस्ड डिप्रेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड इंसेन। अगर किसी को ओसीडी है तो वो भी हम मेडिकल इंसैनिटी में कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो कि हम इंसैनिटी में डालते हैं व्हेन इट कम्स टू मेडिकल टर्म्स। बट जब मैं लीगैलिटी की बात करती हूं तो हम लीगल टर्म्स में बात करते हैं एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस। जिस समय, एट द टाइम ऑफ कमीशन, जिस समय कमिट किया जा रहा था वो पर्टिकुलर ऑफेंस, उस समय के हिसाब से हम देखते हैं और बताते हैं कि भाई क्या इंसान सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहा था, कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। अगर वो डिफरेंशिएट कर पा रहा था सही और गलत के बीच में, तो उसको हम इंसेन का बेनिफिट नहीं देते हैं। बट इंसान अगर उस समय नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहा था सही और गलत के बीच में,
तो हम उसे बेनिफिट दे देते हैं इंसैनिटी का। अब ये जो इंसैनिटी का रूल है ये कहां से आया था? मैकनॉटन का रूल कहता है इंसैनिटी के बारे में। मैकनॉटन रूल कहता है कि हर इंसान को ये माना जाता है कि वो सेन है अनलेस वो प्रूव ना करे कि नहीं मैं सेन नहीं हूं। तो मेडिकल इंसैनिटी अलग चीज है, लीगल इंसैनिटी अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इंसैनिटी को प्रूव करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहली बात, और सफरेंस ऑफ डिफेक्ट ऑफ रीजनिंग की उस इंसान को सही और गलत के बीच में फर्क नहीं समझ आ रहा था, और ये इसलिए है क्योंकि उसको डिजीज है कोई माइंड की, मतलब मेडिकल टर्म्स में भी उसको इल माना जाएगा। इसी के साथ में उसको नहीं मालूम था नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एक्ट, वो जो भी कर रहा है वो सही है गलत है अच्छा है बुरा है उसे नहीं मालूम था, और उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो जो कर रहा है वो लॉ के खिलाफ है। अगर उसको ये सब नहीं पता तो मैकनॉटन रूल हम अप्लाई करेंगे और हम कहेंगे कि इंसान को हम इंसैनिटी का डिफेंस दे देते हैं। अगला हमारे पास आता है और हम बात करते हैं इंटॉक्सिकेशन के बारे में। इंटॉक्सिकेशन दो तरीके की हो सकती है, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब मेरी मर्जी के खिलाफ किसी ने मुझे कुछ नशीला पदार्थ का सेवन करा दिया, जैसे कि मैं पानी पीने गई और मेरे पानी में किसी ने कोई ड्रग मिला रखी थी, अब मैंने वो ड्रग पी ली, अब उसकी वजह से मेरे बॉडी में कुछ ऐसा हुआ जहां मैं मेंजरिया नहीं बना पा रही, मैं सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं करी। बट हाँ, अगर हम ये बोल दें, जैसे आपने वो गाना सुना होगा, थोड़ी सी जो पी ली है गलती तो नहीं करी है चोरी तो नहीं करी है व्हाटएवर, तो अगर तुमने थोड़ी सी भी ड्रिंक करके वॉलेंटरली और उसके बाद तुम इस मूड में आ गए आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो बेटा वहां पर वो वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन होता है। और फिर अगर आपने कुछ भी गलत काम किया तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं। यहां पर एक लीगल फिक्शन के बारे में हम बात करते हैं, ये एक लीगल फिक्शन हमें देता है, और लीगल फिक्शन क्या है? हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपको पता था। लीगल फिक्शन अबाउट नॉलेज, कि आपको पता था कि आप क्या गलत काम करने वाले हो, और इसीलिए क्योंकि आपका नॉलेज है, नॉलेज क्या होता है? नॉलेज इज नथिंग बट मेंजरिया, और क्योंकि आपके पास में मेंजरिया था इसीलिए हम कह देंगे दैट यू आर गोइंग टू बी लायबल। अर्नब क्या बताना है दोबारा बेटा? यहां पर इंटॉक्सिकेशन सबको समझ आ गया है? क्या इंटॉक्सिकेशन सबको समझ आ गया? चलिए ओके, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि हमारा कंसेंट बेस्ड एक्सेप्शंस क्या क्या आता है। जब भी मैं कंसेंट बेस्ड की बारे में बात करती हूं तो मैं कहती हूं कंसेंट जो है वो फ्रीली अगर मैंने दी किसी भी गलत काम करने के लिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट दी, मुझे सब चीज पता थी, उसके बाद मैं लड़ाई करने चली गई। मान लो बॉक्सिंग मैच के लिए मान लीजिए बॉक्सिंग मैच के लिए मैं चली गई, या कोई रिस्की सर्जरी थी उस पर कंसेंट फॉर्म पे उन्होंने मेरा साइन ले लिया, मुझे मालूम था कि हाँ भाई बॉक्सिंग में मेरे को घूसे पड़ सकते हैं, ठीक है। यहां पर ऐसी सिचुएशंस में हम देखेंगे कि कंसेंट के बाद में इसको हम क्या बोलते हैं? VNFI, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कि सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं कुछ गलत काम करने गई तो वहां पर अब जिम्मेदारी मेरी होगी, अब मैं क्रिमिनल केस नहीं फाइल कर सकती हूँ, ठीक है। नेहा वो चेंज नहीं हो पाएगा बेटा, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिल सकता है शिवम, नॉट दैट आई हैव हर्ड ऑफ इट कि हाँ मिल सकता है, बट अगर हम बिल्कुल ऑन द लॉ बात करें तो यस, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गुड फेथ विदाउट कंसेंट। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर जो है वो किसी की बेनिफिट के लिए बिना कंसेंट के, क्योंकि कंसेंट मिलना ही पॉसिबल नहीं था और उसका कोई इंटेंशन नहीं था दूसरे को हार्म पहुंचाने का, बट फिर भी कोई हार्म हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या डॉक्टर पनिशेबल होगा? मतलब डॉक्टर जो है वो पेशेंट आया स्ट्रेचर पे, उसको उठाकर पूछता है भाई बता तेरा ऑपरेशन कर दें, तेरे को ऑपरेशन की जरूरत है कर दें। पेशेंट ऑलरेडी बेहोश है, उसको कितना ही मार लो पीट लो बेहोशी से बाहर नहीं आ रहा,
पेशेंट, तो कंसेंट कैसे लोगे? अंगूठा लगा दोगे उसका? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया, कोई है ही नहीं फैमिली मेंबर में। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट के बेनिफिट के लिए बिना उसकी कंसेंट के अगर सर्जरी करी गई और मान लो सर्जरी के बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन आई और पेशेंट नहीं जिंदा रह पाया, तो उसमें क्या डॉक्टर की लायबिलिटी होती है? तो हम कहते हैं नहीं। अगर डॉक्टर ने नेग्लिजेंटली काम नहीं किया, अगर डॉक्टर का कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, डॉक्टर ने फुल फेथ के साथ में, गुड फेथ के साथ में पूरा काम किया, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, वहां पर कोई भी कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है। और लास्ट चीज जो हम पढ़ते हैं दैट इज कम्युनिकेशन एंड थ्रेट। अगर मान लो किसी डॉक्टर ने गुड फेथ में कम्युनिकेट किया कि भाई साहब आपके पास ना अब से सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, आपको स्टेज 4 का कैंसर हो गया है और जीने के लिए सिर्फ 4 महीने हैं आपके पास में, आप देख लीजिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वहां पर ये खबर सुनते ही 3 सेकंड के अंदर अंदर वो पेशेंट जो है वो निकल लेता है, प्रभु को प्यारा हो लेता है। तो ऐसे एक सिचुएशन में डॉक्टर जो है वो लायबल नहीं रहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन की गई है, आपको पता होना चाहिए एज अ पेशेंट अपने बारे में। दूसरा है कि मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं और थ्रेट है आपको कि अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपकी जान जो है वो चली जाएगी, कि मतलब किसी ताला तोड़ने वाले बंदे को उठाकर ले आए कि हमें डकैती करनी है, इस घर का ताला तोड़, तो वरना हम तेरे को मार देंगे। तो अब वहां पर अपनी जान बचाने के लिए अगर उस इंसान ने घर की चाबी बनाकर नकली और खोल दिया ताला, तो वो इंसान लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक थ्रेट के अंडर काम कर रहा था। अभी तक हमने जो भी जनरल एक्सप्लेनेशंस जो भी हमने पढ़े, एक हमने जनरल एक्सप्लेनेशन पढ़ा और दूसरा हमने जनरल एक्सेप्शंस पढ़े। इसके अलावा हमने यहाँ पर बात करी प्राइवेट डिफेंस। क्या ये तीनों टॉपिक्स सबको क्लियर है? ये तीनों टॉपिक सबको क्लियर है? मैकनॉटन रूल, अच्छा अर्नब बताती हूँ, सुनो। देखो, जब मैं मैकनॉटन की बात कर रही हूँ, मैकनॉटन कहता है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किसी इंसान को इंसानिटी का डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसने कहा सबसे पहले कि उसे सही और गलत का फर्क नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसको दिमाग में कुछ खराबी है और इस खराबी की वजह से वो ये नहीं बता पाता कि वो जो कर रहा है वो अच्छा है या बुरा है और क्या वो लॉ के खिलाफ है। जब ये चीजें कोई इंसान नहीं बता पा रहा तो हम उसे डिफेंस दे देंगे इंसानिटी का। बस यही है मैकनॉटन रूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबेटमेंट के बारे में। जब हम अबेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो अबेटमेंट मतलब क्या होता है? किसी को इनकरेज करना, एड करना या इंस्टिगेट करना कुछ गलत काम करने के लिए। जैसे कि लड़ाई होते हुए देखा है स्कूल कॉलेज आस पड़ोस में, जब आप खेलने जाते होगे, बचपने में आप क्रिकेट वगैरह खेलने जाते होगे, वहां पर देखा होगा लड़ाई होते हुए। अगर आपने कभी भी लड़ाई होते हुए देखी है तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने ये देखा होगा कि उस समय ना लड़ाई होते होते आप लोग ऐसे करते हो, ओ पिट गया पिट गया पिट गया पिट गया, अरे भाई क्या जोर से मारा है यार, मैं होता तो ना सहता, बिल्कुल नहीं सहता, हो ही नहीं सकता कि मैं सह लेता ये सब। मैं तो वाट लगा देता उसकी। ठीक है, क्या सोचा क्या था उसने, हैं मुझे मार देगा? ऐसे कैसे मार देगा भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ भाई, मैं हम में बाकी सब पानी कम में, ये वाली सारी चीज आपने देखी होगी। यहाँ पर ना तुम दूसरे को उकसा रहे हो, ठीक है, दूसरे को उकसा रहे हो कि मैं तो ना सहता भाई, अई पिट गया। अब इसमें दूसरे को गुस्सा आता है, दूसरा जो है वो क्या करेगा, वो इंस्टिगेट होगा, वो भड़केगा। तो आप जो आग में घी का काम कर रहे हो, आप क्या कहलाओगे? यू वुड बी कॉल्ड एज एन अबेटर। कुछ गलत काम करने वाला इज एन अबेटर। अबेटमेंट जो है वो 3 तरीके से होता है। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, जहां पर तुम दूसरे को भड़का रहे हो,
ओह तुझे पता है रानी ना तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। यार मैं तो नहीं सुनती यार, अपनी फ्रेंड के बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है यार। जस्ट बिकॉज यू हैव अ बॉयफ्रेंड इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम ऐसे वैसे बातें बोलोगे उसके बारे में। यार बहुत गलत है यार, ये तो नहीं होना चाहिए। है ना रानी, बता ना तू क्या कुछ करेगी नहीं करेगी। यार तेरे को मारना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए। ठीक है, इसको इंस्टिगेशन बोलते हैं। दूसरा है कॉन्स्पिरेसी, जहां तुम मिलकर प्लानिंग कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो, मंथरा बन रहे हो। जैसे मंथरा केकई के लिए थी, या फिर वो भांजा किसका था शकुनी। शकुनी मामा था ना, भांजे हर किसी में। ये षड्यंत्र जो होता है दिस इज कॉन्स्पिरेसी। और तीसरा है इंटेंशनल ईडिंग, यहां पर वर्ड है इंपॉर्टेंट, इंटेंशनल। जानबूझकर तुम हेल्प कर रहे हो। अरे यार तू हाथ से क्यों मार रहा है उसको, ये ले भाई चाकू, चाकू से मार भाई, जल्दी लगेगी, तेज लगेगी। क्या तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझ पे चीट कर दिया? अबे तू मैसेजेस में क्या मार रही है उसको, क्या या मैसेजेस में क्या बेइज्जती कर रही है उसको। चल आजा, उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ के आते हैं। यहां पर आप जानबूझकर उसको हेल्प कर रहे हो एक गलत काम करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, अबेटिंग। उसको क्या बोलते हैं, अबेटिंग। आपको भी उतनी ही सजा होगी जितना कि दूसरे इंसान को मिलने वाली है। गलत करने वाले के साथ साथ गलत काम के लिए उकसाने वाले को भी सजा मिलती है। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहता है जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अग्री करते हैं कोई एक इलीगल एक्ट करने के लिए, या फिर क्या करने के लिए, कोई लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस। जहां पर भी ऐसी सिचुएशन आती है उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो अग्रीमेंट की स्टेज है ना, इसी अग्रीमेंट की स्टेज पर हम बोल देते हैं पनिशमेंट मिलती है। उस अग्रीमेंट के फर्दरेंस में आपने कुछ किया या नहीं किया वो आगे की पनिशमेंट्स एंटेल करेगा। बट अगर सिर्फ आपने अग्री कर लिया, दो और दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर कुछ गलत काम करने के लिए, तो वहां पर भी हम क्या बोल देंगे, वो भी पनिशेबल होता है। मान लो ए बी सी मिलकर अग्री करते हैं कि हम काउंटरफीट करेंसी नोट्स निकालेंगे। काउंटरफीट मतलब क्या होता है, नकली पैसे छापेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि चलो भाई लग गई। ठीक है, वो मंकी देखा है जो अपने सर पे ऐसे हाथ रख के बैठा होता है, वही वाला मीम लग जाएगा बेटा यहां पर। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यहां पर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पकड़े जाएंगे। अगला है कि ए और बी मिलकर कहते हैं हम एक लॉटरी बिजनेस करेंगे। अभी यहां तक सब कुछ लीगल है, बट उसके बाद में उन्होंने कहा लॉटरी से हम लोगों को चीट करेंगे। तो एक लीगल काम इलीगल तरीके से जब आप करते हो तो उसको भी हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सॉरी ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस में। यहां तक सबको क्लियर है? अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एब्सोल्युटली क्लियर। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में देयर आर टू केसेस दैट यू हैव टू रिमेंबर। एक तो नलिनी वाला केस है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, और दूसरा है केहर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मतलब एक राजीव गांधी असैसिनेशन और एक इंदिरा गांधी असैसिनेशन, टू वंडरफुल केसेस एंड इंपॉर्टेंट केसेस यू हैव टू रिमेंबर व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है जब कोई भी इंसान अनलॉफुली तुम्हें प्रिवेंट कर रहा है या दूसरे इंसान को प्रिवेंट कर रहा है एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए जहां पर मूव करने का उसका अधिकार है। बेसिकली अगर तुम्हें यहां पर जाना है और इस डायरेक्शन में जाने से मैंने तुम्हें रोक दिया कि नहीं भाई यहां तो तुम नहीं जा सकते, तो एक डायरेक्शन में जाने से अगर मैंने तुम्हें मना कर दिया उसे हम बोलते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। मतलब तुम एक सीधे सीधे रास्ते जो हैं वो जा रहे हो, जैसे ऐसे सीधे सीधे रास्ते से जा रहे हो और सीधे रास्ते से जाते जाते एक लड़का तुम्हारा रास्ता रोक देता है कि ऐसे कैसे, तुम्हें जाने दें। तो तुम इधर होते हो वो इधर होता है, तुम इधर होते हो वो इधर हो जाता है, तुम फिर इधर होते हो फिर वो इधर हो जाता है, फिर तुम इधर होते हो फिर वो इधर हो जाता है। वो जाने ही नहीं दे रहा है एक रास्ते से तुम्हें। अब इसको हम क्या बोलते हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल जो वर्ड है ना, रॉन्गफुल वर्ड आता है
विदाउट अथॉरिटी से। रॉन्गफुल इज जहां पर दूसरे इंसान के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है ऐसा कुछ गलत काम करने की जो वो कर रहा है, बिना अथॉरिटी के अगर वो किसी एक डायरेक्शन में जाने से तुम्हें रोकता है, दैट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अगला हम बात करते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। कन्फाइन मतलब होता है कि ये एक डब्बा बना दिया और इसमें ये एक डब्बा बना दिया, इसमें ना इधर जा सकते, ना इधर जा सकते, ना इधर जा सकते, ना इधर जा सकते, हर जगह से रोक है। क्या है wrongful confinement? Let's read. Wrongful confinement is a special form of wrongful restraint where a person is prevented from moving beyond circumscribed limits. ये वो लिमिट्स हैं जिसके बाहर तुम नहीं जा सकते, ये वो लिमिटेशंस हैं जिसके बाहर तुम नहीं निकल सकते हो, और क्योंकि तुम इसके बाहर नहीं निकल सकते इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, wrongful confinement. अब मेरी बात समझो, यहां पर जब मैं इस लिमिट के बाहर नहीं जा सकती हूं, इसमें एग्जाम्पल है, अगर आपने मूवी देखी है रोबोट, तो ये जो रोबोट होता है, चिट्टी रोबोट, ये सना को उठाकर ले आता है एक बिल्डिंग में और बोलता है कि सना इस बिल्डिंग में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, बस क्या नहीं है, वसीकरण, वसी नहीं है बस यहाँ पर। तो वसी जो है वो यहाँ इस बिल्डिंग में नहीं आ सकता, तुम इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकती, है ना। तो वो क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एक जगह में तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। एंड अगेन द वर्ड इंपॉर्टेंट हियर इज रॉन्गफुल। रॉन्गफुल मतलब विदाउट अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी के अगर तुम्हें अरेस्ट भी कर लिया जाता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ऑल्सो डू यू रिमेंबर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक वो वाला टर्म है जिस पर आप पीडीआर लगा सकते हो। आई होप आपको याद होगा, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो यहां पर एक्सरसाइज कर सकते हो अगर कोई भी आपको एक कमरे में या एक बिल्डिंग में बंद करना चाहता है तो, ठीक है। तो याद हो गया ये वाली चीज। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एक बारी क्विकली गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे विद ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। नहीं, आपको इससे ज्यादा सेक्शंस पर ध्यान नहीं देना, जितने भी एसेंशियल्स है ना सेक्शंस के वो मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको क्लास के बाद में डीपीपी मिलते हैं, प्लीज वो डीपीपी आप सॉल्व करने लगिए। शिव, पीडीआर इज प्राइवेट डिफेंस का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आरपीडी लिख दूंगी अब से। नहीं नेहा, नहीं आते हैं सेक्शन नंबर्स, नहीं आते बिल्कुल भी नहीं। ध्रुविका, सी द पॉइंट इज कि अगर आप कंपैरिजन करोगे बिटवीन न्यू लॉज एंड ओल्ड लॉज तो ज्यादा कुछ चेंजेस जो हैं वो नहीं हुए हैं, जो भी चेंजेस हैं उनको मैं नोट्स में ही इनकॉर्पोरेट कर दूंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि ओल्ड लॉ पढ़ना है या नया लॉ पढ़ना है। स्पेशली जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ेंगे वहां पर थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो मैं मेक श्योर कर लूंगी कि आपको आ जाएं दोनों चीजें समझ में इक्वली, ठीक है। तो आपको दोनों ज्यादा प्रॉब्लम रखने की जरूरत नहीं है। केस लॉज इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनका रेफरेंस मैं आपको देती रहूंगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल। हर क्लास के बाद में, अभी ये फर्स्ट क्लास है इसलिए यहाँ पर नहीं मिलेगा, सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स आपको केस लॉज का रेफरेंस मैं आपको देती रहूंगी इन डिटेल। अगर आपने पढ़ना है तो वो भी मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है। चलिए, ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहला ऑफेंस हमारे पास आने वाला है थेफ्ट का। अभी तक जो भी पढ़ा सबको क्लियर होना चाहिए आई थिंक।
इट्स अ मेजर सब्जेक्ट नेहा। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको अपने पेड बैच में दिख जाएगा, इट्स अवेलेबल देयर, ठीक है। मोहना, यस बच्चे मैंने रेज कर दिया है, डीपीपी अप्रूव हो गया है, विद इन द एंड ऑफ द, मतलब बिफोर द एंड ऑफ द डे आपके पास आ जाएगा बस। और इससे ज्यादा क्या बताऊं, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज फर्स्ट क्लास थी और कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, बट इवेंचुअली हो जाएगा। आपके क्लास खत्म होते ही आपके पास में विद इन हाफ एन आवर डीपीपी आ जाता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अभी 1-2 दिन का टाइम दे दो, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज बिल्कुल बिगिनिंग है ना बैच की, तो थोड़े बहुत चीजें होती हैं जो फिगर आउट करनी पड़ती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थेफ्ट की डेफिनेशन के साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी पर्सन अगर डिसऑनेस्टली, कोई भी पर्सन अगर डिसऑनेस्टली ले लेता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन ऑफ समबडी, बिना उसकी कंसेंट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थेफ्ट। सबसे पहली वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो धोखे से हुई हो, कोई चीज जहां पर तुम्हें फायदा हुआ हो बट दूसरे इंसान को नुकसान हुआ हो, और वो फायदा तुम्हारे को नहीं होना चाहिए था, दूसरे इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए था, बट तुम्हारे एक हरकत की वजह से हुआ है, तो वो सारी चीजें हम क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्टली। दूसरा हम बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ जो मैं हमेशा देती हूँ, ठीक है। जैसे ये एक घर है, इस घर को अगर मैंने उल्टा कर दिया, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहां से यहां गिर जाएंगी, उन सब चीजों को हम बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। उन सारी चीजों को हम बोलेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। और ये मूवेबल प्रॉपर्टी अगर तुम किसी के पोजेशन के बाहर ले गए, पोजेशन क्या होता है, कब्जा। इसको एक समझाने का तरीका बताती हूं। मान लीजिए एक बॉटल है, ये एक बॉटल मेरी बॉटल है, ठीक है। अब तुमने मुझे बोला मैम पानी पीना है, प्लीज ये बॉटल दे दोगे, मैंने तुम्हें बॉटल दे दी पानी पीने के लिए। अब वंस यू टेकन द बॉटल, तुमसे कोई बॉटल छीन कर ले गया, तो क्या तुम थेफ्ट का केस कर सकते हो फाइल? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये ओनर बॉटल की मैं हूं, बट इस बॉटल का पोजेशन तुम्हारे पास में है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थेफ्ट। में पोजेशन की डेफिनेशन, पोजेशन होता है कब्जा। तुम्हारे पास अगर किसी चीज का कब्जा भी है, तुम्हारे पास किसी चीज का टेम्पररी कंट्रोल भी है ना, वो भी अगर तुमसे कोई छीन कर ले जाए, उसको भी हम थेफ्ट बोलते हैं। बिना तुम्हारी कंसेंट के, बिना तुम्हारी मर्जी के अगर कोई लेकर चले जाए, तो उसको हमने थेफ्ट बोला है। तो अब एक सिचुएशन का मुझे जवाब दो, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कि मान लीजिए एक जूलर के पास में मैंने अपना ब्रेसलेट दिया गोल्ड का सही होने के लिए। अब कुछ दिनों बाद मैंने बिना पे करे, बिना कोई पेमेंट के और बिना कोई नोटिस के, मैं जूलर की शॉप पर जाती हूं और अपना ब्रेसलेट वापस लेकर आ जाती हूं। सो हैव आई कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। जूलर की शॉप पे मैंने ब्रेसलेट दिया था रिपेयर होने के लिए, बिना पैसे दिए और बिना उसको कुछ भी बोले, बिना उसके नोटिस के, मैं वो अपना ब्रेसलेट वापस लेके आ जाती हूँ। हैव आई और हैव आई नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट? कम ऑन आंसर। एक्सीलेंट, हम कहेंगे दैट आई हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो काफी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि थेफ्ट अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। थेफ्ट कैन बी कमिटेड ऑन योर ओन प्रॉपर्टी एज वेल। तो ये थेफ्ट की डेफिनेशन का प्राइम एग्जाम्पल रहता है। अगला हम बात करते हैं एक्सटॉर्शन की। जब मैं एक्सटॉर्शन की बात करती हूं, यहां पर है जब मैंने किसी बच्चे को या इंसान को जानबूझकर फियर में रखा इंजरी के, क्या मैंने उसको डर में रखा कि हाँ भाई, मैंने उसे डर में रखा कि भाई कोई इंजरी होने वाली है, उसको कोई प्रॉपर्टी जो है उसे ली जाएगी, या उसकी कोई संपत्ति के साथ कुछ होने वाला है, उसके साथ कुछ होने वाला है, और उस डर में मैंने उसको क्या कर दिया, मजबूर कर दिया मुझे कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करने के लिए, तो उसे एक्सटॉर्शन बोलते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है मम्मी तुम्हें बोलती है कि बेटा ऋषभ एक काम कर, ये ले पैसे और जा मार्केट से दूध और दही और एक पैकेट पनीर ले आ, ठीक है, दूध दही और पनीर ले आ। ऋषभ खेल रहा है गेम, ऋषभ देख रहा है रील्स, ऋषभ कर रहा है चैटिंग, ऋषभ कहता है मम्मी अभी जाता हूँ, मम्मी अभी रुक जाओ, अभी जा रहा हूँ, ठीक है।
15 मिनट हो गए मम्मी को बोलते हुए, 20 मिनट हो गए, उसके बाद आती है मम्मी। मम्मी कहती है जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना, उस दिन तुझे याद आएगी मेरी, उस दिन तू कहेगा मम्मी थी तो दूध दही के लिए बोलती थी, मम्मी गई है ना तब से तो कोई दूध क्या पानी भी नहीं पूछता। कोई बात नहीं बेटा, मत जाओ, बैठे रहो, खेलते रहो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, हम देख लेंगे अपने आप, मैं ले आऊंगी, जा रही हूं मैं, कपड़े ही तो चेंज करने पड़ेंगे, तेरी माँ के बस पैर ही तो दुखते हैं, उसके अलावा थोड़ी ना कोई दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अब मम्मी ने जानबूझ के तुम्हें एक डर में डाला, और उस डर से उन्होंने तुम्हें इंड्यूस कर दिया, मजबूर कर दिया एक प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, दूध और दही लेकर आने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटॉर्शन। जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज कोई दिल से मत लगा लेना इसको, ठीक है। इसको हम एवरीडे लाइफ में कैसे समझते हैं कि चलो भाई मेरे पास तुम्हारी पिक्चर्स हैं, एक काम करो, मैं ये पिक्चर सर्कुलेट नहीं करूंगा या ये पिक्चर सर्कुलेट नहीं करूंगी अगर तुम अपने सारे नोट्स मेरे को दिखाओगे, या फिर अपनी एग्जाम में मेरे को चीटिंग कराओगे, या फिर मुझे पास कराओगे 5 सेमेस्टर में, 5 सालों में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन को आम भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग। आम भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग। तो ब्लैकमेलिंग एंड एक्सटॉर्शन इज सेम। फियर ऑफ इंजरी, अरे इससे बड़ी इंजरी और क्या होगी कि मैं नहीं रहूंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बता देती हूँ यहाँ पर, जब भी मैं इंजरी की बात करती हूँ इन क्रिमिनल लॉ, ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ में इंजरी जो है दिस कैन बी अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंच रहा है उसको भी इंजरी बोलेंगे, किसी की बॉडी के खिलाफ कुछ हो रहा है उसको भी हम इंजरी बोलेंगे, किसी की रेप्यूटेशन के खिलाफ कुछ हो रहा है उसको भी हम इंजरी बोलते हैं, और किसी के माइंड के खिलाफ कुछ हो रहा है उसको भी हम इंजरी बोलते हैं। सो आई होप यू रिमेंबर दिस कि इंजरी जो है वो सिर्फ एक तरीके की नहीं हो सकती, वो माइंड, रेप्यूटेशन, बॉडी और प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब हम एक बात समझते हैं कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन जो हमने पढ़ा, इसमें आपको समझने की जरूरत है अगर मैंने देखा कि कोई थेफ्ट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, कोई एक्सटॉर्शन जो है वो हो रहा है, और इस थेफ्ट या एक्सटॉर्शन के साथ में क्या आ रहा है, कोई एक हार्म आ रहा है, इमीडिएट हार्म हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि हमारे पास में इमीडिएट हार्म का थ्रेट आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रॉबरी। एग्जाम्पल, क्लोज वंस की इंजरी हो सकती है, बिल्कुल हाँ हो सकती है अंशिका, जरूरी नहीं है खुद की इंजरी हो, क्लोज वंस की इंजरी भी काउंट होगी एक्सटॉर्शन में। मान लीजिए मैंने कहा मैं चोरी करने घुसी किसी के घर में और एक बुढ़ी अम्मा जग गई, मैंने कहा ए बुढ़िया रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगी, ठीक है। मैंने इमीडिएट हार्म अब उन्हें दिया, थेफ्ट प्लस एक इमीडिएट हार्म की धमकी दी मैंने उनको, तो अब वो थेफ्ट बढ़कर क्या बन गया है, रॉबरी बन गया है, ठीक है। एक्सटॉर्शन में मैंने बोला कि अभी निकल गाड़ी से बाहर वरना 6 की 6 मारूंगा, 6 की 6, तो क्या है, एक्सटॉर्शन में एक इमीडिएट हार्म हो गया कि गाड़ी देनी ही पड़ेगी दूसरे इंसान को, मुझको, क्यों, क्योंकि उसको अपने आप को बचाना है। तो अब ये एक्सटॉर्शन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया है रॉबरी। तो जहां इमीडिएट हार्म या तो हो गया या मैंने थ्रेट दे दिया इमीडिएट, तो उसको मैं क्या बना देती हूं, उसको मैं बना देती हूं रॉबरी। और ये जो रॉबरी है ना, ये एक बड़ा ऑफेंस माना जाता है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन बेसिक ऑफेंसेस हैं, इसी का बड़ा हुआ रूप रॉबरी होता है। और इसी को मैं अगर और एक्सपैंड कर दूं, अगर थोड़ा सा इसी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दूं, तो यही थेफ्ट और एक्सटॉर्शन अगर रॉबरी बन गया, और यही रॉबरी अगर 5 से ज्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं, यहां पर 5 से ज्यादा लोग मिलकर
रॉबरी कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, दिस कम्स आउट टू बी डेकॉइटी। अब ये बन जाती है डकैती। ठीक है, डकैतों पे गाना बहुत सुने होंगे आपने। यस, बिल्कुल, डेकॉइटी इज बिगर देन रॉबरी। ये चारों ऑफेंसेस सबको क्लियर हैं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, बात करते हैं चीटिंग के बारे में। जब मैं चीटिंग के बारे में बात करती हूं तो चीटिंग का मतलब है जहां पर तुमने डिसीव किया एक इंसान को सो दैट वो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दे या कोई काम ऐसा करके तुम्हें दे दे। बट अगर तुमने उसे चीट नहीं किया होता, तुमने उसे धोखा नहीं दिया होता, तो वो उस डैमेज में या उस नुकसान में नहीं फंसता। एग्जाम्पल, फिर से मम्मी का एग्जाम्पल। मम्मी भोली भाली सी होती है, उनके पास कॉल आया, हाय मैडम, आपकी निकली है लॉटरी। अभी कल आपने जो ऋषभ से दूध मंगाया था, उस दूध के साथ आपकी निकली है लॉटरी। आप और आपके बच्चे जा सकते हैं सिंगापुर घूमने के लिए। फुल्ली पेड ट्रिप है, सब कुछ सही है। आपको बस एक 4 डिजिट का ओटीपी जो आपके फोन पे आया है वो हमें बताना है। एंड मैं तभी की तभी आपको लॉटरी टिकट्स बिल्कुल अभी मैसेज कर दूंगी। आप जा सकते हैं मैम, कल ही की फ्लाइट है, जल्दी से बैग पैक कर लीजिए। और बैग पैक करने के जाने से पहले आप प्लीज अपना ओटीपी मुझे बताइए। यहां पर दूसरी लड़की जो है वो डिसीव कर रही है, धोखा दे रही है। और धोखे से क्या ले रही है, एक प्रॉपर्टी ले रही है। यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो जाएगा, ओटीपी, और ओटीपी से डिराइव होने वाला बैलेंस। ठीक है, हमारा बैंक बैलेंस। और ये धोखा मिल रहा है, किसको मिल रहा है, एक इंसान को। अब अगर मम्मी को धोखा नहीं दिया जाता, अगर वो डिसीव नहीं होती, तो क्या उनका नुकसान होता, नहीं होता। ठीक है, अगर कोई इंसान दूसरे को धोखा दे रहा है और धोखे से वो कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, उसको बोलते हैं चीटिंग। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको कहते हैं हम चीटिंग। अब ये जो चीटिंग है ना, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि चीटिंग क्या नहीं होती। तो हम कहते हैं कि अगर आपका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था शुरू में, तो उसको हम चीटिंग नहीं बोलते हैं। मतलब अगर मैंने तुमसे पैसे लिए कि, या तुमने मुझसे पैसे लिए कि मैम हमें ना फॉर्म भरना है, 4,500 देना, मैंने दे दिए तुम्हें 4,500। तुमने कहा मैम अभी कल ही लौटा दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब तुमने लौटाए ही नहीं वो पैसे, तो उसको हम चीटिंग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन थी कि तुम सच में लौटा दोगे। बाद में हालात कुछ इस तरीके से चेंज हो गए जहां पर तुम नहीं लौटा पाए उसको, बट इनिशियली तुमने कहा था कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा तुम्हारे पैसे वापस, तो उसको हम चीटिंग नहीं कहते हैं। अगला आता है मिसचीफ, जहां पर तुम दूसरे के साथ जानबूझ के इंटेंशनली कोई गलत हरकत करते हो, कोई डैमेज पहुंचाते हो दूसरे की प्रॉपर्टी पर। और डैमेज की वजह से क्या होता है, उस प्रॉपर्टी की कंडीशन, उस प्रॉपर्टी की हालत जो है वो खराब हो जाती है। जैसे नेबरहुड में किसी भैया ने एक नई गाड़ी ली, नई गाड़ी देखते ही तुमने कहा भैया भैया एक बार घुमा दो गाड़ी में, बस एक बार घुमा दो, मजे आ जाएंगे। भैया ने कहा ए बबुए, देखी भी है तुमने कभी गाड़ी अपनी जिंदगी में, देखोगे भी नहीं इस हालत में रहोगे तो, चल निकल यहां से। गुस्सा आया, तुमने कहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था भैया को। उठाया तुमने पत्थर, नुकीला है ना, हाँ, लिया और ले गाड़ी पे, ले भैया नई गाड़ी, मुबारक हो तुम्हें, हम तो मुबारकबाद देने आए थे। खींच ली एक लाइन तुमने गाड़ी पे। अब बताओ क्या है ये। नाउ दिस इज अ मिसचीफ, क्योंकि तुमने जानबूझकर एक लॉस या डैमेज जो है वो किया दूसरे की प्रॉपर्टी के साथ में, उसकी कंडीशन जो है वो आपने खराब कर दी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिसचीफ। संतोष, फिर उसकी पनिशमेंट जो है वो हाई हो जाती है। ओके, तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला मिसचीफ। अंडरस्टूड। चलिए, अगला आता है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब तुमने कोई चीज ली बट लॉफुली ली, बाद में तुम्हें डिस्कवर हुआ, बाद में तुम्हें पता चला कि यार ये तो मेरी नहीं है, बट तुमने फिर भी उसको रख लिया। जैसे तुम गए स्कूल, मम्मी पापा ने दिलाया था नया ट्राइमेक्स का पेन, तुम ट्राइमेक्स लेकर गए, मस्त लिख रहे हो।
तुम वॉशरूम गए और वॉशरूम से वापस आए, उतनी देर में तुम्हारा ट्राइमेक्स गायब। तुम खूब रोए, खूब ढूंढा तुमने, कहीं तुम्हारा ट्राइमेक्स नहीं मिल रहा। अब पीटी पीरियड से तुम वापस आए, गेम्स पीरियड से, और तुम्हें जमीन पर पड़ा मिल गया एक ट्राइमेक्स। तुम हो गए खुश कि अरे यार मेरा ट्राइमेक्स गुम गया था, मिल गया मेरे को मेरा ट्राइमेक्स। उठाया तुमने ट्राइमेक्स और अपनी जेब में रख लिया। जब अगले पीरियड में पढ़ाई शुरू हुई, तुमने ट्राइमेक्स से लिखना शुरू किया। तुमने कहा यार ये तो अलग लग रहा है, खोल के देखा और तुमने कहा अरे इसकी तो आधे से ज्यादा इंक खाली हो चुकी है ट्राइमेक्स की। कोई बात नहीं, तुमने उसको रखा, बंद किया ट्राइमेक्स को, और तुमने कहा अरे यार कोई बात नहीं, हम यूज करेंगे, मेरा भी तो किसी ने चुरा लिया, मैं भी किसी का रख लूंगा, कोई बात नहीं। क्या है, तुमने जब उठाया तब तुमने लॉफुली उठाया, तुम्हें लगा था कि तुम्हारा है, बट बाद में जब तुम्हें पता चला कि ये तुम्हारी चीज नहीं है, तो तुमने कहा मैं फिर भी रखूंगा इसे, मैं अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करूंगा। इसको बोलते हैं क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये एक ऑफेंस माना जाता है। अगला हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। जहां तुमने भरोसा किया किसी इंसान के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर भरोसा करके उसको अपनी प्रॉपर्टी दी और उसके ऊपर कंट्रोल दिया प्रॉपर्टी के ऊपर, बट दूसरे इंसान ने, भरोसे वाले ही आपने सुना होगा क्या होते हैं, दगाबाज होते हैं, और क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर उसने क्या किया, उसने डिसऑनेस्टली मिसयूज कर ली वो प्रॉपर्टी, या फिर अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया, तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब तुमने जोमैटो से ऑर्डर किया, रात के 10:30 बज रहे थे, भयंकर वाली, 10:30 थोड़े ना, 1:30 बजे भूख लगती है ना रात को, भयंकर वाली भूख लग रही थी। तुमने सोचा यार थोड़ा बहुत खाने का मंगा लेते हैं, पिज्जा ऑर्डर कर दिया तुमने कि यार चलो यार पिज्जा विज्जा खाते हैं, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। पिज्जा ऑर्डर किया, पे भी कर दिया। अब जोमैटो ड्राइवर जो है उसके ऊपर भरोसा किया है ना जोमैटो वालों ने कि हाँ भाई ये पिज्जा तुम्हारे तक पहुंचाएगा, ठीक है। वो क्या करता है, बीच रास्ते में उसको भी भूख तो लगी रही होगी ना भाई, तुम्हें लग रही है तो उसको भी लग रही है भूख, उसने वो पिज्जा खा लिया, ठीक है। तो ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, उसके ऊपर तुमने भरोसा किया, यू इंटरेस्टेड हिम विद द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खाने का मैटर था भाई, ठीक है। तुमने इंटरेस्ट किया अपनी प्रॉपर्टी उसके ऊपर कि वो लेकर आएगा डोमिनोज का पिज्जा तुम्हारे घर पे रात को 1:30 बजे, बट क्या करे, पेट का सवाल है, पापी पेट का, तो वो खा गया उसको। उसने डिसऑनेस्टली अपने फायदे के लिए यूज कर लिया, या जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम नहीं किया, उसने उसके अलावा हटके कुछ काम कर दिया। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और जहां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आता है वहां पर हम ऑफेंस उसे बना देते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखने वाले हैं, यहीं समाप्त करेंगे आज की क्लास को। एक बारी जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज के सेशन में। तो हमारा सबसे पहले शुरुआत हुई हमारा बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या कहता है। उसके बाद हमने एक्सेप्शंस के बारे में बात करी। एक्सेप्शंस वो जहां पर सजा हमने दूसरे इंसान को नहीं दी। तीसरा हमने बात करी कि प्राइवेट डिफेंस जो है वो क्या होता है और कहां कहां पर ये लगता है, कहां नहीं लगता है, और कहां पे ये प्राइवेट डिफेंस में तुम किसी की डेथ कॉज कर सकते हो। इसके बाद हमने बात करी है कि यहाँ जब हम प्राइवेट डिफेंस पढ़ रहे हैं और एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब कोई और इंसान भी मिला हुआ होता है हमारे साथ में, जैसे अबेटमेंट का केस आया, या फिर हमारे पास में केस आया कॉन्स्पिरेसी का, कौन सी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, तो वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने बात करी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में, और लास्ट हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी रिवाइज किया था। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी हमने बात करी थेफ्ट के बारे में, हमने बात करी है एक्सटॉर्शन के बारे में, हमने बात करी रॉबरी, हमने बात करी डिकॉइटी, हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, मिसचीफ एंड चीटिंग। ये वो चीजें थी जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करी हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर क्रिमिनल लॉ। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, एंड यहीं पर अब हम एंड करने वाले हैं हमारी आज के सेशन को। अगले क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, उसको पूरा समझेंगे, सेक्सुअल ऑफेंसेस को समझेंगे, एंड उसके अलावा जो बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करने के बाद हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और लैंडमार्क केसेस का डिस्कशन, जिसमें इस साल के सारे लैंडमार्क केसेस रिलेटिंग टू क्रिमिनल लॉ और प्रीवियस ईयर के जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी।
everybody have a good day. Please take good care of yourself. I will make sure कि आपको DPP टाइम से मिल जाए and ये notes भी आपके पास available रहेंगे post this lecture. ठीक है? Thank you so